अब हम उनके जो छानी है वहाँ से उनके जो गांव है बुटाणु वहाँ जा रहे हैं और वहाँ की स्थितियाँ भी कमोबेश ऐसी ही है जैसे यहाँ की है। रोड तो पहुँच गई है लोग, लेकिन रोड की हालत क्या है और जब उनके सेब के जो गाड़ियाँ हैं वो नीचे आती हैं बरसात के समय क्या हालात होते हैं और वहाँ के लोग क्या मुश्किलें झेल रहे हैं उसकी पड़ताल हम यहाँ से करेंगे। फ़िलहाल आगे जो गगरी है जो आपने पहले भी देखा उसको पार करके पिछले 2-3 दिनों से हमने कई बार ये जो पब्बर नदी है उस गगरी जो चक्री है और डोला है उसमें बैठ के खींचते हुए रस्सियों को उस तरफ गए हैं। तो विकट है परिस्थितियाँ, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ के लोगों का जीवन यापन है। अब हम आपको इस डोला चक्री से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ के लोग हर दिन इस झूले से ये लोहे की रस्सी है जिस पर ये एक रस्सी बांधी गई है और इसको कहते हैं चक्री। और जो डोला है उसमें बैठकर सामान रखकर लोग इधर की तरफ आते हैं। कभी कभी रात को जो लोग बाजार जाते हैं या देर हो जाती है, छोटे बच्चे स्कूल या फिर जो यहाँ के लोग हैं, तो पहले छानियों में काफ़ी लोग रहते थे। यहाँ रास्ता था, आगे उनका झूला पुल है, वो रास्ता भूस्खलन और बाढ़ की चपेट में आकर बंद हो गया। तो ये जो चक्री और डोला है ये इन्होंने अपने पैसों से लगाया हुआ है। आप सोचिए कि क्या स्थिति है, किस तरह से लोग जीवन यापन करते हैं। और हादसे भी होते हैं, कई हादसे इसमें हो चुके हैं। बरसात के समय चोट लग जाती है, सांप का डर रहता है, तो खींचते हुए इसको इधर लाना पड़ता है। अभी जो डोला है वो उधर चौहान जी इसमें बैठ के उस तरफ गए थे और जो ये डोला है इसको खींचा जा रहा है, तो ऐसे खींचना पड़ता है इसको रस्सियों के माध्यम से। और ये इन्होंने टेम्परली, ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये जो लोहा इन्होंने लोहे की जो ये पूरी ये चक्री है ऊपर घूम रही है जो दिख रहा होगा आपको, ये चक्री और ये नीचे डोला है। इस तरह से ये चक्री इस पर घूम रही है और ये है डोला। तो इस तरह जीवन यहाँ के लोग करते हैं। एक टीम जो आपके भविष्य को संवारने में जुटी है वो है ज्ञान सागर एजुटेक। शिक्षा केवल एग्जाम पास करना ही नहीं बल्कि खुद पे आत्मविश्वास करना। शिक्षा आपके भविष्य के विकास की कहानी है। एक्सप्लोर ऑनलाइन एजुकेशन विद ज्ञान सागर एजुटेक। आज ही जुड़िए। त्यूनी से लगभग 28-29 किलोमीटर है। लास्ट यहाँ किरोली शरण से कटता है और 5 किलोमीटर ये पक्का हो चुका है और उससे आगे भी अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूरा 2.5-3 घंटे लग जाते हैं हमको किरोली पहुँचने में त्यूनी से। और गाड़ी भी खराब होती होगी। गाड़ी भी तो हमेशा ही होती है। बरसात में तो बहुत ज़्यादा होता है, नुकसान होता है। ये है बुटाणु की रोड, बहुत ही खस्ता हाल है। पता नहीं क्या कर रहे हैं विधायक, प्रशासन, सरकार। ये स्थिति देखिए आप, ये तो इस समय की स्थिति है जब बरसात निकल चुकी है। बरसात के बाद धूल धूल है और बरसात में कीचड़ ही कीचड़। त्यूनी से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर हिचकोले खाते हुए हम यहाँ पर पहुँच गए किरोली से। ये अंतिम पड़ाव है। यहाँ से जो भुटाणु गांव है और ये आसपास के मैजनी आसपास के लोगों की ऊपर छानियाँ हैं। 2011 में ये सड़क बननी शुरू हुई कारगिल शहीद के नाम पर और करीब 5 किलोमीटर इस सड़क के निर्माण के बाद पूरी रोड कच्ची है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो लोग यहाँ रह रहे हैं और किस तरह यहाँ से बाज़ार जाते हैं पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो कितनी मुश्किलें झेलते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पूरा इलाका सेब बेल्ट के तौर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन सेब की पेटियों को बाज़ार तक पहुंचाना वो भी सबसे बड़ी चुनौती है। जहां हम जा रहे हैं वहां से और ज़्यादा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रास्ते भर के आपने शॉर्ट्स देखे किस तरीके से खस्ता हाल है, गाड़ियाँ उसी पर चलती हैं। मजबूरी है लोगों की कि उन्होंने अपने इन इलाकों को छोड़ा नहीं है, मुश्किलों को झेलते हुए वो अपने इलाकों में रह रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी नहीं छोड़ी है। लेकिन इसके जो भूटानू और आसपास के गांव के जो पंचायतें हैं जिनकी छानियां हैं नीचे, कई परिवार यहां से पलायन भी कर चुके हैं, वो आपने पहले भी देखा। अब यहाँ से करीब ये सामने वाला जो पहाड़ है देवदारू का, पूरा देवदार का जो जंगल है, इसको पार करके हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप इस विकट क्षेत्र में आए। अभी हम टॉन्स प्रभाग में हैं, कोठीगाड़ रेंज में हैं और मैजनी से चले किरोली और किरोली से अब लोहासू की तरफ जा रहे हैं। इस घने आच्छादित देवदार के जंगलों के बीच में बहुत आनंद आ रहा है। भले ही मार्ग बहुत दुरूह है, लेकिन फिर भी इन घने जंगलों के बीच में, इन वृक्ष ऋषियों के बीच में चलना हमको बड़ा आनंद आ रहा है। अब लोहासू जाएंगे। लोहासू भी बहुत बड़ी सेब बेल्ट है, तो वहाँ का भी नज़ारा देखेंगे आप। जाऊँ रे ओ डेरो दे माँ अत्य तू आसरो ए रोटी आऊँ रे ओ ए सुनवा पालोरियो ओ खाऊँ रे योला इजी ठो ठो सो गया इजी तू कहना आओ रे ओ बात चाड़ा तो मुयो जिंदनी ये आशुर मुई से डूबड़े ओ। यही वजह है दिक्कत यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब आप सेब पे ज़्यादा जा रहे हैं या आलू भी है अभी? नहीं, आलू कम है, अब तो सेब पे ज़्यादा है। सेब की खेती हमारी सब कुछ हुई है। देखो होगा आपने इतने बड़े क्षेत्र में सब किसान जितने भी सब सेब के बागबान। हिमाचल को देखा देखी या आप लोग को भी लग रहा है? आप तो इनसे बोलेंगे पहले नकल तो वहीं से सीख, तो वहीं से मिली, कोटगढ़ से कोट खाए, फिर वहीं से सीख मिली, वहीं से सब कुछ हुआ। ऊपर केवल सेब है या और भी है, जैसे दालें या दालें हैं कई प्रकार की है। अब तो लोगों ने छोड़ दी है, पहले चौलाई बीजते थे, मोंडवा होता था, तो ऊपर कुछ परिवार गेहूं बीजते थे हम लोग, मसूर होता था, 12 महीने रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो मेरे हिसाब से जितने तो हम गाँव के उतने तो है ही है। ऊपर जो छानी है उसका नाम क्या है? लोहासू। छानी हम पहुंच गए हैं। जो भूटानू, किरोली आसपास के जो गांव हैं उनकी छानियां हैं और पिछले कई सालों से यहां पर सेब का उत्पादन किया जा रहा है। भविष्य में इस पूरी बेल्ट, एक पूरी सेब की बेल्ट बनेगी, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो आप देखते हुए आ रहे हैं। अब इन छानियों का जीवन कैसा है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, वो विस्तार में हम सुबह आपको दिखाएंगे। नज़ारे चारों तरफ के, और आते हुए जब हम पहुँच रहे थे तो अंधेरा हो गया, 7:30 बज चुके हैं। ये इलाका वैसे भी ऊपर हाई एल्टीट्यूड का है और समुद्र तल से लगभग इसकी ऊंचाई जो है लगभग 2400 या 2500 मीटर के आसपास है। तो ये रिच पर है, चारों तरफ सेब के बगीचे लोग डेवलप कर रहे हैं। विस्तार से आगे देखिए कि इस जो ये छानी है लोहासू की क्या कहानी है और कैसा यहाँ का जीवन है।
84 से जो मैं यहाँ आया लुहासू नामक स्थान पर, मैं परिवार लेके आया। मैं तो यहाँ से 100 पेड़ शुरू किए फर्स्ट में लगाना। मैंने कहा यहाँ की कामयाब होता नहीं होता, रिसर्च करने के लिए मैंने 100 पेड़ शुरू में लगाए पौधा यहाँ पर। उसके बाद जो है आज तक ही लगाना शुरू कर दिया। कोई मतलब सूख गया कर गया पौधा, कोई जीवित रहा, तो मैं चलते चलते आज जो है मैं 2-1 हज़ार पौधे के ऊपर जो है मतलब कामयाब हो गया हूँ। इससे जो है मेरी रोजी रोटी चल रही है यहाँ पर। इसमें जो है मैंने रॉयल लगा रखा, रेड लगा रखा, रेड गोल्डन लगा रखा, रिचर लगा रखा, पीला गोल्डन लगा रखा है। ये मेरे पास हाइट में जो है ये प्रजातियाँ मैंने स्टार्ट कर रखी है। कितना प्रोडक्शन हो जाता है? हो जाता जी, जैसे समय के साथ, जैसा मौसम के साथ अच्छा रहा, से बढ़िया रहा तो 2000, 2500, 1500 पेटी हो जाती है मेरी यहाँ पर। समस्याएं हैं जी, बस यहाँ से रोड तक पहुँचाना महाभारत है। यहाँ जो पहुँचाना बड़े दिक्कतदारी है। पहले खच्चर से ले जाता हूँ, उसके बाद तार से पहुँचाता हूँ, तीसरी बार पहुँचता मेरा माल जो है रोड पे पहुँचता है। मुझे बहुत दिक्कत होती है इसमें, जो माल इलाके को हो रही है, मेरे कोई नहीं व्यक्तिगत नहीं है, बस पूरे इलाके वालों को जो है यहाँ दिक्कत हो रही है। ले जाने में, रोड तक पहुँचाने के लिए बहुत परेशानी आ रही है। 23 अक्टूबर है, सुबह हो गई है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। ये जो पूरा लुहासू का बगीचा है, जिसमें 3-4 जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी ये छानियाँ हैं। और यहाँ पर पहले आलू का उत्पादन होता था, लेकिन 1980 के दशक से यहाँ के काश्तकारों ने सेब की तरफ रुख किया और अपने जो खेत हैं वहाँ जो गोल्डन डिलीशियस, रेड डिलीशियस लगाने शुरू की। अगर इसकी भौगोलिक जो स्थिति है उसकी बात करूँ तो समुद्र तल से ये जो पूरा इलाका है 2400 मीटर हाइट है इसकी, और इसके ऊपर पूरा जो देवदार का जंगल है वो है। ये लगभग करीब 1 से 2 किलोमीटर की पूरी लंबाई में बगीचा फैला हुआ है। लगभग 60-70 जो यहाँ के काश्तकार हैं उन्होंने सेब के बगीचे तैयार किए गए हैं। हर साल जब सितंबर के महीने में यहाँ से सेब का तुड़ान शुरू होता है तो इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है अपने सेब को, बगीचे के जो सेब हैं उनको मार्केट यानी बाज़ार तक पहुँचाना। सड़क जो बनी हुई है जहाँ से ये पैदल शुरू करते हैं इस बगीचे के लिए, इस छानियों के लिए, तो वो भी सड़क करीब बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। स्थिति ऐसी है कि सेब कई बार ख़राब हो जाता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सेब जो है वो टूटकर गिरे हुए हैं। और हिमाचल में स्थिति ये है कि वहाँ बगीचों तक सड़क है, तो उनके जो सेब टूटकर गिर भी जाते हैं उसका भी वो बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैम, जेली, जूस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। उत्तराखंड में जो वातावरण है, जो मौसम है, वो हमेशा किसानों की जो है परीक्षा लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के किसान, रतन सिंह चौहान जैसे किसान मेहनत करके इस मिट्टी से सोना उगा रहे हैं, यानी सेब का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और हिमाचल में जो प्रगति है उसके पीछे वहाँ की सरकार बहुत मजबूती के साथ अपने काश्तकारों के साथ खड़ी रही। उनके बगीचों तक सड़क पहुँचाना, बिजली पहुँचाना, पानी की व्यवस्था करना, और फिर जो उनके काश्तकार हैं उन्होंने मेहनत की और आज हिमाचल की जो जीडीपी है, जो उनकी अर्थव्यवस्था है, उसमें जो बागवानी है उसका एक अहम रोल है। उत्तराखंड में जो प्राथमिक क्षेत्र है यानी कृषि का क्षेत्र जो बागवानी जिसमें आता है, उसके हाल बहुत खस्ता हाल हैं। किसान के दुश्मन 3 हैं, एक तो मौसम, बेमौसम की बरसात, ओलावृष्टि, दूसरा जंगली जानवर और तीसरा खुद सरकार। काश्तकार कहता कुछ है, सरकार देती कुछ है, और इस तमाम जद्दोजहद में नुकसान उन काश्तकारों का होता है जो सीमांत इलाकों में अपनी मेहनत से फसलें का उत्पादन करते हैं। उत्तराखंड में सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर में उद्योगों का जाल पहले से ही बिछा हुआ है, लेकिन अगर हमने कृषि और बागवानी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारी जीडीपी और जो हमारा बजट, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो कभी भी बड़ा आकार नहीं लेगा। कुछ इलाकों में जो भी काश्तकार काम कर रहे हैं, उत्तरकाशी की जो ये बंगाण क्षेत्र है, आप गंगा घाटी में जाए, यमुना घाटी में जाए, तमाम जो किसान हैं वो अपनी मेहनत से हिमाचल से पौधे लाकर, अपनी पैसा पूंजी लगाकर वो अपने बगीचों को खड़ा कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? पानी की व्यवस्था लाते हैं जी, कुओं से लाते हैं। पाइपलाइन हमारी अभी तक
कोई सुना ही नहीं है, ना कोई अभी तक कामयाब हो रखे हम लोग पानी में। पुराने बुजुर्गों के जो बावड़ियाँ बनी है वह पैतृक गाँव से जो है उससे जो है ढुलान करके जो है अपने सेब को, अपने पशु को, अपने आप को जो है पानी यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत किस समय? पानी की जो बहुत दिक्कत होती है जब मई जून में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है जी यहाँ पर। इस तो 12 मासी दिक्कत हो रही है, परंतु उस टाइम तो और परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भाई को टीका लगाते हैं। अच्छा, नारियल भी तो देते हैं, एक नारियल का गोला देखा मैंने एक बार में गड़ी कैन। हाँ जी भैया, जहाँ भी रहे, जैसा भी है, जो भी काम करे वो सफल हो और उनकी लंबी उम्र के लिए वो करते, हम दुआ करते हैं ना। इसमें आज सुबह से क्या क्या होता है? जैसे आप लोग पूजा क्या क्या करते हैं आप लोग? पूजा इतना हो तो नहीं होता, पर क्या बोलते रे, हमारा नेपाली कल्चर में है कि क्या बोलते हैं, सुबह उठ के अखरोट होता है उसको तोड़ना पड़ता है दरवाजे पे, और क्या बोलते रहे फिर ये इतना ज़्यादा तो नहीं होता, पर यहाँ उत्तराखंड में जितने आप लोग हैं सभी संबंधी सब मिलते हैं उस दिन? हाँ जी, इकट्ठा होते हैं। हाँ जी, दूर दूर से आते हैं ना, जैसे दीदी वगैरह हो गए, बुआ वगैरह हो गए, दूर दूर से आते हैं ना घर पे, मेहमानी में आते हैं, मायके आते हैं। और भाई ने, जो भी भाई होता है उसको खास ड्रेस पहनते हैं, नेपाली ड्रेस। हाँ जो पहनी है भाई ने? हाँ जी, नेपाली ड्रेस जरा पहनते बताइए हैं। क्या क्या है ऊपर? ऊपर इसको बोलते हैं गाड़ा नेपाली में, और ये कमीज हो गया। इसको तो अभी तो इसका पूरा सेट नहीं है ना, यहाँ पे चोली होता है, वो काला होता है ना, वो चोली होता है। और फिर इसको बोलते हैं, क्या रहे हो, पटुकी बोलते हैं इसको, वो छटके बोलते हैं इसको, छटके ये। और इसको ये कमर में बांध रहे थे, इसको बोलते हैं पटुकी ना। हाँ जी, हमने खरीदा है। बना लेता है तो। वास्तव में आज हम लोहासू में हैं, लेकिन घूमते घूमते बागीचे में नेपालीज के डेरा बोलेंगे या घर बोलेंगे तो आज भैया दूज है उन लोगों का। जितना आनंदमय जीवन इनका है, जितना बड़ी अपना इनका कल्चर रिच है, उतना हम हिंदुस्तानी, भले हम भी हिंदूज़ हैं, लेकिन हम इतना कल्चरली रिच नहीं है जितने ये नेपालीज हैं। आज उन्होंने किस प्रकार से भैया दूज का अपने भाई बहन के साथ किस प्रकार सौहार्दपूर्ण, अतिथि आ रहे हैं उनको माला पहना रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनको अखरोट और मिठाई के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। वो बोलते हैं अतिथि देवो भव। आज की डेट में जो भाई अपना जो एक पेट का भाई है, उतना ही जो हमारे घर में आ गए नेपालीज के, वो भी हमारे आज भाई हैं। उन्होंने इतना रिगार्ड, इतना भाई के रूप में उस बहन ने हमको इज्जत दी। मतलब उनका, मैं तो ये मानता हूँ कि वास्तव में नेपाल में कितना इनका दशहरा, दीपावली और ये भैया दूज वगैरह, हम तो एक दिन अपना पटाखा फोड़ करके एंड कर देते, पूरी खाली साहब हो गया दीपावली, लेकिन इनका 3-4 दिन चलता है। आज भैया दूज, गोवर्धन पूजा, आज दीपावली बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। ये पूरे सेब के बगीचे इस समय अक्टूबर का महीना है, तो यानी बसंत, ऑटम का सेब से पूरे फल निकल चुके हैं। जनवरी, फरवरी, अप्रैल के महीने से यहाँ पूरी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और उस समय का नज़ारा भी अद्भुत होता है। पत्तियाँ निकलनी शुरू होंगी, तो ये पूरा सेब का बगीचा इस समय दिख रहा है। ये सबकी यहाँ पर छानियाँ हैं, मकान बने हुए हैं प्रॉपर। कुछ लोग तो 12 महीने रहते हैं, कुछ लोग सीजनली आते हैं जब सेब पे फ्लावरिंग शुरू होती है, यानी अप्रैल से, और अक्टूबर तक रहते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। तो ये रतन सिंह चौहान जी ने जो छानी में हमारे लिए सीटू बनाया है, स्टफिंग है इसमें,
भंगजीरा है और क्या है, फेम दाना, और ये है हमारी घी, शहद, और ये है शहद। तो इसका आनंद लेते हैं। यहाँ ये काफ़ी प्रचलन में है उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर इलाकों में। उत्तराखंड के जो चक्राता, जौनसार, भाबर, ये बंगाण, इस इलाकों में, और पूरा हिमाचल में सीडू बहुत प्रचलन में। तो ये है सीडू। मेरे को हो गए 35-37 साल, इतना यहाँ ना 40-35 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रह के। भी आपके सामने ही बना? मकान तो हमने बाद में बनाया। मैं तो पहले आ गई थी ना, पहले हमारी छानी होती थी वहाँ परे वाला बगीचा में। उस टाइम बगीचा में नहीं था वहाँ, उस टाइम बंजर थी जमीन। उस टाइम हमारी भैंस होती थी, बकरी होती थी यहाँ। फिर लेकिन हमने मकान बनाया यहाँ बाद में। मकान बनाया तो उसके बाद लगी मैं यहाँ रहने। यहाँ रही तो मैंने सारे में बगीचा तो बना दिया। यहाँ नहीं पानी, न रोड, हमारे लिए सुविधा कुछ नहीं है। बहुत मेहनत करी आप लोग। है मेहनत देखो आप लोग, पूरे में घूमे, कितनी मेहनत करे हुए हमने। आज तो हम भी बूढ़े हो गए, लेकिन हमारे को जो है परेशानी है हमारे को आने जाने में। रूरल टेल्स की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम उत्तराखंड के सीमांत घाटियों में, क्षेत्रों में जाकर वहाँ की समस्याओं को आपसे रूबरू कराएं। उत्तरकाशी का जो त्यूनी तहसील है, यानी जो मोरी विकास खंड है, उसका जो बंगाण क्षेत्र है, यहाँ की समस्याएं और यहाँ की जो मुश्किलें हैं वो हम आपको बताते आ रहे हैं। और अगर आपके इलाकों में भी ऐसी दिक्कतें हैं जहाँ पेयजल का संकट है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सड़क विहीन हैं वो इलाके, और सड़क हैं भी तो बिल्कुल कच्ची हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस आपको नीचे दिख रहा होगा। हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके इलाकों में भी आके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सरकारों और विभागों को चेताएं और समस्याओं से अवगत कराएं। ये हमेशा हमारी कोशिश पहले भी रही है और भविष्य में भी हम ऐसे ही कहानियों को आपको रूबरू कराते रहेंगे। ये ग्रेडिंग मशीन है जिससे इसमें ग्रेड होता है। एक ग्रेडिंग मशीन साइज बार माल को तैयार करती है। साइजिंग के बाद जो है अपने आप फिर पेटी में भरान होता है इसका। कितने की है? ये है 4.5 लाख की पड़ी हुई है मेरे पास है। तो कोई सरकार की तरफ से सब्सिडी कुछ नहीं? ना कोई सब्सिडी नहीं है। ये तो कोई भी काश्तकार जो है उसके लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उसके बाद पैकिंग शुरू हो जाती है। ना पैकिंग, फिर उसके बाद पैकिंग शुरू हो जाती है। फिर पेटी तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर माल जो है मतलब आगे बढ़ता है यहाँ से खचरों में। कितने साल हो गए हैं आप लोगों को सेब से जुड़े हुए? यहाँ से 40-50 साल हो गए, कम से कम 40-50 साल। तो मार्केट में रेट अच्छा मिलता है? रेट बुरा हाल मिलते हैं। जब यहाँ से जाना, खच्चर में जाना, नीचे पहुँचाना बड़ी सिरदर्दी का काम है। ट्रॉली में जाना, खच्चर लोड करवानी, यहाँ से देहरादून पहुँचाने के लिए 1000 रुपये पेटी पहुँचती है। वो भी सिरदर्दी है। आज भरेंगे तो 20 दिन में पहुँचेगी, उस टाइम के लिए सेब खराब हो जाता है। ये बड़ी समस्या है इलाके में। कैसे? हमको भी नहीं आती, ना है ना हमको आती चलानी। तो ये बाल हो गई। ओ लड़की इधर आ जा, सेब ले जा अपने लिए खाने को। लगाओ, अब क्या है, हमको खाद त्यूनी से लानी 400-500 रुपये तो यहाँ पर जो है ना भाड़ा देना पड़ता है। कमाई क्या है, यहाँ से 50 रुपये पार ट्रॉली का, उसके बाद 30 वहाँ से नीचे 120 देहरादून। हम तो 600-700 रुपये पेटी, बचता कुछ नहीं है। जो लागत लगती है वही वापस। मतलब और फिर साल भर की आपकी मेहनत वो भी तो है। तो क्या करना है भाई, फिर भी आप कर रहे हैं, लगे तो करना तो पड़ेगा ही। अब पहले आपके पिताजी दादाजी यहाँ इन खेतों में क्या बोते थे? गेहूँ, मसूर, दालें दूलें, क्या है, छिमी, जो भी, आलू। जमीन अच्छी है पर मौसम तो सब जगह है जी। अब मौसम का तो रोड का मेन चीज तो रोड तो है ही है ना। रोड से तो
विदाई को मैंने स्वयं दिखाए वो कागज़। मैंने कहा वैसे ऐसी बात है, वो कह ठीक है हम भी लगे हैं प्रयास में। बाकी मैं कहने रहा हूँ आपसे कि मुझे जो है मुख्य सचिव उत्तराखंड की पर्ची है, आई दिखाऊँ आपको, मैं अभी पेश कर दूँ। आपने भी सब जगह प्रयास। हाँ, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। और ग्रामीण विकास में है, ये भी है, उसमें लिखा हुआ क्यों नहीं? एक वजह ये भी, आप ये बताओ। आप लोग सीमांत क्षेत्र में है, उत्तरकाशी भी यहाँ से उतना ही दूर है जितना देहरादून ज़्यादा है उत्तरकाशी। तो सरकारें उतना ध्यान इस सीमांत क्षेत्र पे नहीं देती। अजी हमें जो है ना मतलब विधायक नहीं मिलता दर्शन में। कोई भी विधायक, इससे पहले वाले भी, अब भी। पहले वाले तो बिल्कुल ही तो तानाशाही वाले थे ना, पर इसने सिर्फ हमारी इधर से जो शहीद मार्ग है उसको थोड़ा दिखा लिया, 5 किलोमीटर पक्का करवाया है। बाकी हमारे यहाँ कुछ काम नहीं किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 92 से जुड़ा हूँ, मुझे 33-34 साल हो गई है। ऐसा भी नहीं हूँ मैं कि एक मतलब खेती और मजदूरी में हूँ, पर मेरा ये प्रॉपरली धंधा खेती मजदूरी का ही है। बात ये है हम बड़े। तो आपकी पार्टी आप ही लोगों की नहीं सुन रही है? भाई ऐसा है कि बाहुबलियों की सरकार है, हम सीमित है, जा नहीं सकते। मैं कह नहीं रहा हूँ कि ऊपर भारत सरकार कागज़ दे रही है और यहाँ से जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी दी मैंने, उसका जवाब नहीं आया, प्रधानमंत्री का जवाब आ रहा है। मेरे पीछे जो लोहासू का ये जो रतन सिंह चौहान जी का बगीचा है, उसके नीचे ये पूरा स्लाइडिंग जोन है, जो पिछले साल अगस्त के महीने में पूरा फ्लड आया और कई 30 से 35 पेड़ उनके नीचे उस मलबे में दब गए थे। इन इलाकों में जो सीमांत इलाका है यहाँ, तो अगर कोई अतिवृष्टि से नुकसान भी होता है तो देहरादून और उत्तरकाशी तक खबर पहुँचने में ही बहुत देर लग जाती है। मुआवजा अभी तक उनको नहीं मिला, फलदार उनके पेड़ थे। और ये स्थिति केवल इन्हीं की नहीं है, इस पूरे जो बेल्ट है यहाँ की, ये जो लोहासू की छानियों में बहुत सारे पेड़ों को नुकसान हुआ। यहाँ हर चीज़ पहुँचाने में दिक्कत है और यहाँ से हर चीज़ नीचे पहुँचाने में दिक्कत है। आप देखेंगे चारों तरफ सेब के बगीचे हैं। हिमाचल की में ऐसी ऊंचाई पर जो बगीचे हैं वहाँ प्रॉपर उनकी हेलनेट लगे हुए हैं, तो नुकसान कम होता है। गाड़ियाँ बगीचों तक हैं तो पेटियाँ बनकर सीधे मंडियों तक चली जाती हैं। यहाँ स्थिति अलग है। जस्ट संसोग में हम गए, शिमला डिस्ट्रिक्ट के जो गांव है जुब्बल तहसील में, वहाँ जब रोड ब्लॉक हुई तो जो तमाम जितने भी काश्तकार थे उन्होंने अपना पैसा लगाया और जेसीबी मशीन से वो खुलवा दिया, क्योंकि वो सक्षम हैं। वो उनका सेब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि अगर सड़क बंद रही तो उससे ज़्यादा नुकसान उनको होता है। तो वो अपना पैसा लगाकर जिसका जितना बगीचा है और जितना जो आमदनी हो रही है उसके हिसाब से वो अपना उन्होंने धनराशि जमा की और 11-12 लाख से जो धनराशि इकट्ठा करके फिर वो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ। कई जगह वो खुद भी रोड अपने बगीचों तक पहुँचा देते हैं अपने संसाधनों से। पानी की व्यवस्था हर जगह है, हर बगीचों में वो सरकार की तरफ से पेयजल लाइनें पहुँचाई गई हैं। रोड पानी यहाँ से खच्चर में बेचते सर, आगे तक, आगे से मशीनें लगी, नीचे को ट्रॉली में बेचते हैं, नीचे रोड में गाड़ी आती है। भाड़ा लगता है यहाँ से? भाड़ा तो मुझे पता नहीं है कितना लगता है। खच्चर में जाते? हाँ जी, खच्चरों, यहाँ से खच्चरों में जाता पार तक, वहाँ से नीचे ट्रॉली में जाता है, नीचे से गाड़ी में जाता है। कितने पेड़ है आपके? है 1000-1200 पेड़। तो आप लोग यहीं रहते हैं या नीचे चले जाते हैं? हाँ जी, पिछली बार से हम यहाँ 3 साल हो गए हमको यहाँ रह के। हाँ जी, हम सर्दियों में भी यहीं रहते हैं। हाँ जी। बर्फ कितनी पड़ती है? बर्फ तो पिछली बार से तो बर्फ पहले तो पड़ती थी ठीक, अब बर्फ ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ बहुत सूखा है, 200 बे लग जाती है। हाँ जी।
अब ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, ये घोड़े खच्चरों से जब इनके सामान नीचे आता है तो घोड़े के जो खुर हैं उससे गड्ढे बने हुए हैं और इस तरह मिट्टी में वो गिरते हैं, चोट लगती है। एक 1.5 लाख का एक घोड़ा होता है जिससे सामान नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। सड़क न होने की कई मुश्किलें इन ग्रामीण, इन जो क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पे लोहासू जो इनकी छानियाँ, इनकी दिक्कतें हैं। अब यहाँ से नीचे किसी तरह घोड़े खच्चरों में जाता है, कुछ ट्रॉली से जो पेटियाँ हैं सेब की वो नीचे जाती हैं। ये दिखाने का पर्पज पूरा रास्ता आपको ये है कि किन मुश्किलों में ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, वो कितनी मुश्किल है। इस जगह जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इनकी जो छानियाँ हैं, कमोबेश ऐसी ही स्थिति इन हर ब्लॉक के ऊपर के जो छानियाँ हैं, जहाँ पर सेब की या बागवानी की असीम संभावनाएं हैं। विकास की रफ्तार इतनी धीमी है कि इन गाँवों और इन बगीचों तक सड़क पहुँचते कई लोग पलायन करके फिर निचले मैदानी इलाकों में जा चुके हैं। कमोबेश जैसे पौड़ी से पलायन हुआ, सड़क तब उन गाँव में पहुंची जब पूरा गांव पलायन कर चुका था। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के सेब के काश्तकार, चाहे वो मोरी ब्लॉक के हों, भटवाड़ी ब्लॉक के हों या फिर पुरोला या फिर नौगांव, कई जगह तो छानियों तक जहाँ सेब के बगीचे हैं वहाँ तक सड़कें पहुँच चुकी हैं। मूलभूत सुविधाएँ जो बिजली, संचार की, और कई जगह स्थानीय लोग टकटकी लगा कर देख रहे हैं सरकार की तरफ। दूसरी तरफ हिमाचल की जो प्रगति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ की बागवानी की है। काला पानी की सजा जी रहे बंगाण क्षेत्र की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। भविष्य में ऐसे ही दूरस्थ गाँव की कहानियाँ हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। जय नंदा, जय हिमाल।